नमस्कार। अच्छा, फार्मिंग मतलब खेती से जो कमाई होती है उस पर टैक्स लगता है या नहीं? ये सवाल सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना? पर इसका जवाब उतना ही पेचीदा है। तो चलिए आज इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और एग्रीकल्चरल इनकम से जुड़े हर टैक्स रूल को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या खेत से होने वाली हर एक कमाई, हर एक रुपया पूरी तरह टैक्स फ्री होता है? इसका जवाब ना तो हाँ है और ना ही नहीं, और आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये एग्रीकल्चरल इनकम आखिर है क्या, फिर इसके 3 मेन टाइप्स क्या हैं, उसके बाद देखेंगे कि खेती और बिजनेस कहाँ आकर मिल जाते हैं, फिर समझेंगे कि इसका टैक्स कैलकुलेट कैसे होता है, और आखिर में कुछ सबसे जरूरी बातें, मतलब की टेक अवेज। चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इनकम टैक्स का कानून आखिर एग्रीकल्चरल इनकम कहता किसे है। देखिए, अगर कानून की बात करें तो इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 21A इसे डिफाइन करता है। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि इस इनकम पर जनरली इनकम टैक्स लगता ही नहीं है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट्स का विषय है, तो केंद्र सरकार इस पर सीधे टैक्स नहीं लगा सकती। तो ये जो डेफिनेशन है ना, ये असल में 3 अलग अलग तरह की इनकम को अपने अंदर समेटती है। चलिए एक एक करके इनको समझते हैं, क्योंकि असली खेल इन्हीं डिटेल्स में छिपा है। पहला टाइप और सबसे सिंपल वाला वो है जमीन से मिलने वाला किराया। मतलब सोचिए कि आपके पास खेती की जमीन है और आपने उसे किसी और को खेती करने के लिए रेंट पर दे दिया, तो उस रेंट से जो पैसा आएगा वो कहलाएगा एग्रीकल्चरल इनकम। और हाँ, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग रूल है। रेंट आपको चाहे कैश में मिले या फसल के रूप में, दोनों ही एग्रीकल्चरल इनकम है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। मान लीजिए किराएदार ने रेंट देने में देरी कर दी और आपने उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया, तो वो जो ब्याज का पैसा है ना, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं माना जाएगा। उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना जाएगा और उस पर टैक्स लगेगा। चलो इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी जमींदार को रेंट के बदले में गेहूं मिल गया, तो उस गेहूं की जो भी कीमत होगी वो एग्रीकल्चरल इनकम है, स्ट्रेट एंड सिंपल। लेकिन अगर रेंट देर से मिलने की वजह से जमींदार ने 500 रुपए का इंटरेस्ट लिया, तो ये 500 रुपए उसकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएंगे। इस पर टैक्स देना होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरे टाइप पर, और ये एग्रीकल्चरल इनकम का सबसे बेसिक और सबसे मेन फॉर्म है। ये वो इनकम है जो सीधे सीधे खेती बाड़ी के कामों से होती है। अब यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि काम का मतलब क्या है। देखिए, अगर आप खुद गेहूं उगाकर बेचते हैं तो वो एग्रीकल्चरल इनकम है। यहां तक कि अगर आप उस गेहूं को बाजार में बेचने लायक बनाने के लिए बस थोड़ा बहुत साफ सुथरा करते हैं, तब भी वो एग्रीकल्चरल इनकम ही रहेगी। लेकिन अगर आप दूसरों से गेहूं खरीदकर उसकी पिसाई करके आटा बनाकर बेचते हैं, तो वो खेती नहीं, वो सीधा सीधा बिजनेस इनकम मानी जाएगी। और अब आता है टाइप नंबर 3, जो शायद बहुत से लोगों को सरप्राइज कर दे। ये है फार्म बिल्डिंग से होने वाली इनकम। जी हां, आपने सही सुना। खेत पर बने किसी मकान या गोदाम से होने वाली कमाई भी एग्रीकल्चरल इनकम हो सकती है, पर इसके लिए कुछ बहुत ही स्ट्रिक्ट कंडीशंस हैं। ये जो 4 शर्तें हैं ना, इनका एक साथ पूरा होना बहुत जरूरी है। और इसके पीछे का लॉजिक भी बड़ा सिंपल है। कानून बस ये पक्का करना चाहता है कि उस बिल्डिंग का इस्तेमाल सीधे तौर पर खेती के कामों के लिए ही हो रहा हो। मतलब या तो किसान खुद रह रहा हो या फिर उसे गोदाम की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। वो कोई ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टी ना हो जिसका खेती से दूर दूर तक कोई लेना देना ना हो। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां मामला थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। मतलब जब खेती का काम बिजनेस प्रोसेसिंग के साथ मिल जाता है। ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये इस पूरी बात को बड़े अच्छे से समझाता है। जरा देखिए, अगर आप लेफ्ट साइड वाला रास्ता लेते हैं, मतलब फसल उगाने के बाद उस पर बस एक माइनर प्रोसेस करते हैं, जैसे धान से भूसी निकालना, तो पूरी की पूरी कमाई एग्रीकल्चरल इनकम है, सिंपल। लेकिन अगर आप राइट साइड वाला रास्ता लेते हैं, जैसे गन्ने से चीनी बनाना, जो कि एक फर्दर प्रोसेस है, तो आपकी इनकम 2 हिस्सों में बंट जाएगी। कुछ हिस्सा एग्रीकल्चरल इनकम और बाकी बिजनेस इनकम। अब कुछ चीजों के लिए जैसे रबर, कॉफी और चाय, सरकार ने कंफ्यूजन ही खत्म कर दिया है। उन्होंने सीधा सीधा नियम बना दिया है। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, यहाँ खेती और बिजनेस इतना ज्यादा मिक्स हो चुका है कि इनकम को एक फिक्स परसेंटेज में बांट दिया गया है। जैसे चाय का केस ले लीजिए। चाय उगाने और बनाने से जो भी टोटल इनकम हुई, उसका 60% हिस्सा एग्रीकल्चरल इनकम माना जाएगा और बाकी 40% बिजनेस इनकम,
जिस पर टैक्स लगेगा। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। मान लीजिए किसी की सैलरी भी है और खेती से भी इनकम हो रही है, तो टैक्स कैसे लगेगा? यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं पार्शियल इंटीग्रेशन। अब ये एक ऐसा तरीका है जिससे आपकी एग्रीकल्चरल इनकम पर डायरेक्ट टैक्स तो नहीं लगता, लेकिन वो आपकी बाकी इनकम पर लगने वाले टैक्स का रेट बढ़ा देती है। हाँ, पर यह तरीका हर किसी पर लागू नहीं होता। इसके लिए 3 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहली, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स, HUF वगैरह पर लागू होता है, कंपनीज पर नहीं। दूसरी, आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम मतलब सैलरी जैसी कमाई बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा होनी चाहिए। और तीसरी, आपकी खेती से सालाना कमाई 5,000 रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। अब ये कैलकुलेशन होती कैसे है? इसके 5 स्टेप्स हैं। चलिए आराम से समझते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले अपनी एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल दोनों इनकम को जोड़ लीजिए और उस टोटल अमाउंट पर टैक्स निकालिए। ठीक है? स्टेप 2, अब अपनी एग्रीकल्चरल इनकम में बेसिक टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट को जोड़िए और इस टोटल पर टैक्स निकालिए। स्टेप 3, अब बस स्टेप 1 में जो टैक्स आया था उसमें से स्टेप 2 वाले टैक्स को माइनस कर दीजिए। स्टेप 4 एंड 5, इसके बाद जो अमाउंट बचा उस पर जो भी रिबेट या सरचार्ज लगना है वो लगेगा और आखिर में 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़कर आपका फाइनल टैक्स बन जाएगा। हाँ, मुझे पता है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर इसका मकसद बस इतना है कि आपकी नॉन एग्रीकल्चरल इनकम पर सही स्लैब रेट से टैक्स लग सके। हमने काफी कुछ कवर कर लिया है, तो चलिए फटाफट से उन मेन पॉइंट्स को एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमें याद रखने हैं। तो इस पूरी बातचीत को एक छोटी सी चेकलिस्ट में बांध लेते हैं। नंबर 1, ये बात गांठ बांध लीजिए कि खेत से जुड़ी हर इनकम टैक्स फ्री नहीं होती। नंबर 2, आप सिर्फ फसल उगा रहे हैं या उसे प्रोसेस भी कर रहे हैं, इसी से तय होगा कि इनकम का कैरेक्टर क्या है, एग्रीकल्चरल या बिजनेस। नंबर 3, चाय, कॉफी और रबर के लिए सरकार ने फिक्स्ड परसेंटेज वाले खास नियम बनाए हैं। एंड नंबर 4 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, भले ही एग्रीकल्चरल इनकम पर डायरेक्ट टैक्स ना हो, लेकिन ये आपकी फाइनल टैक्स बिल पर असर डाल सकती है। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाता हूं। आज की दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है ना? फार्मिंग में नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बिजनेस मॉडल्स बदल रहे हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि एग्रीकल्चरल इनकम की ये जो परिभाषा है, ये भविष्य में भी ऐसी ही रहेगी या फिर वक्त के साथ इसे भी बदलना पड़ेगा? इस पर सोचिएगा जरूर।